नोबेल प्राइज जीत लिया, छोटी मोटी बात नहीं, नोबेल प्राइज जीत लिया, छोटे मोटे काम ही नहीं किए भाई ने, क्योंकि मॉडल फेल हो गया। एक तो वैसे ही बहुत बड़ा साइंटिस्ट था वो, मॉडल उसका और फेल हो गया, तो बेइज्जती काफी खराब हुई रदरफोर्ड की। दो बातें हुई, एक नई और एक पुरानी। अब ध्यान से सुनना कहानी को। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ी सी मैथमेटिक्स और डाल दी ताकि जनता को लगे अरे भाई क्या भारी मॉडल है भाई, बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे चल रहा है सब कुछ? बढ़िया चल रहा है। देश में लगातार आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की थर्ड वेव की न्यूज आ रही है, तो अपनी सेफ्टी के साथ कोई भी समझौता ना करें, सेफ बने रहें। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घरों पर सेफ होंगे, बढ़िया माहौल में पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी तैयारी मजेदार चल रही होगी। और हाँ, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कोरोना की थर्ड वेव का इंतजार नहीं कर रहे होंगे कब कोरोना की थर्ड वेव आए और पेपर में हमारा जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो जाए, ठीक है ना। ये उम्मीद है मेरी कि ऐसा आप कर रहे होंगे, है ना। तो रफ्तार सीरीज का ये लेक्चर है, केमिस्ट्री की क्लास है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, लेक्चर नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं आज मैं आपसे बात करूंगा बोहर मॉडल के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगा बोहर मॉडल के बारे में, ठीक है ना। बोहर जो था, बोहर मॉडल के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। और बेटा बोहर मॉडल के बारे में बात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको धूम देखी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने पिक्चर देखी है धूम, तो आपने गाना सुना होगा धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। तो धूम मचा ले, उसमें धूम किसने मचाई थी? चोर ने मचाई थी। बोहर भी हमारा भाई चोर है, इसने भी बड़ी जबरदस्त धूम मचाई है ना। तो इसने जो जबरदस्त धूम मचाई है, इस लेक्चर में हम लोग आज उसी धूम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ये धूम का पार्ट 4 है, धूम पार्ट 4 स्टारिंग नील्स बोर। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से बोहर ने दुनिया भर के साइंटिस्टों का काम चुरा के उसको अपने नाम से छाप दिया और नोबेल प्राइज जीत लिया। छोटी मोटी बात नहीं, नोबेल प्राइज जीत लिया, छोटे मोटे काम ही नहीं किए भाई ने। तो ये हम देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये कहानी शुरू कब हुई? सबसे पहला सवाल तो ये आता है, ये कहानी शुरू हुई कब, है ना। आपके सामने जो डायग्राम है, आपके सामने जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चों। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है, जैसे आप ये समझ लें कि आपके पास एक सींक वाली झाड़ू है। सींक वाली झाड़ू सभी लोगों ने देखी होगी, खाई भी होगी। मैंने तो बहुत खाई है, मेरी मम्मी का फेवरेट हथियार था। सींक वाली झाड़ू होती है, एक तो फूल झाड़ू होती है, एक सींकों वाली झाड़ू होती है, इसमें सींकें होती हैं, है ना। बचपन में उसके सींक निकाल के हम लोग धनुष बाण बनाते थे। आजकल तो बच्चे फ्री फायर और पबजी खेलते हैं, हम तो जब छोटे थे तो यही खेल होते थे। यही हमारा फ्री फायर था, यही हमारा पबजी था। तो उसकी पीछे एक रस्सी बंधी होती है, जैसे सारी सीखें बंधी हुई होती हैं, है ना। वो रस्सी काट दीजिए, सारी सीखें बिखर जाएंगी। कुछ कुछ ऐसी ही कहानी यहां पर स्पेक्ट्रम की भी है। किसी सोर्स से लाइट आ रही है, आपने उस लाइट को कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ में तोड़ दिया, जितनी वेवलेंथ उसके अंदर है उसको आपने तोड़ दिया, तो वो एक प्रकार का स्पेक्ट्रम है। जैसे स्पेक्ट्रम आप लोगों ने अपने बचपन में स्कूल की क्लासों में देखा है, जो स्कूल में नटराज के आपके पास स्केल होते थे ना, प्लास्टिक वाले, वो लंच टाइम में आप धूप में लेकर जाते थे तो आपको नीचे रेनबो दिखता था ना। अभी 12th क्लास की ऑप्टिक्स में आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जहां पर आप प्रिज्म लेंगे, और प्रिज्म लेके आप क्या करेंगे, प्रिज्म दिया जाएगा आपको, और प्रिज्म लेके आप क्या करेंगे, सनलाइट के अंदर रखेंगे तो आपको नीचे रेनबो दिखेगा। वो स्पेक्ट्रम है, जितना दिख सकता है उतना आपको दिखता है, बाकी हिस्सा हमारी आंखों को विजिबल नहीं होता। तो जैसे ये एक स्पेक्ट्रम है जो ये बना हुआ है, इस तरीके का स्पेक्ट्रम, ये देखिए इसमें 7 रंग दिख रहे हैं, विबग्योर। ये एक ऐसे सोर्स का स्पेक्ट्रम है जो लाइट की सारी वेवलेंथ एमिट करता है, जैसे कि सनलाइट। सनलाइट में विजिबल लाइट के सारे कलर पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो वेवलेंथ होती है 400 से लेकर 750 की नैनोमीटर की रेंज में होती है। और सारे रंग दिख रहे हैं आपको यहां पर, वॉयलेट से स्टार्ट होके और आपको यहां रेड तक रंग दिख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। ऐसा होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आपको याद होगा मैक्सवेल ने कहा था रदरफोर्ड के मॉडल के लिए, इस मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार एनर्जी छोड़ता जा रहा है, 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 और छोड़ के न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, आता जा रहा है। ये जलेबी बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, और एक स्टेज के बाद जाके इसमें गिर जाएगा। ऐसा ही तो बोला था मैक्सवेल ने।
मैक्सवेल हैज सेड दिस ओनली, ठीक है ना बच्चे। अब बच्चों देखो है क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी छोड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर लगातार एनर्जी छोड़ रहा है तो लगातार एनर्जी छोड़ने का मतलब इसमें सारे कलर और सारे वेवलेंथ मिलने चाहिए। हमने कल देखा था जो एनर्जी होती है, जो भी रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन की एनर्जी उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। कल हम लोगों ने प्लांक क्वांटम थ्योरी से देखा था E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो इसका मतलब अगर ये कंटिन्यूअसली एनर्जी छोड़ रहा है तो इसके अंदर हर एक लैम्डा मौजूद होनी चाहिए, इसके अंदर लैम्डा की हर एक वैल्यू मौजूद होनी चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिलीजिंग एनर्जी कंटिन्यूअसली एज पर मैक्सवेल, जो रदरफोर्ड ने कहा था। रदरफोर्ड के मॉडल में जो मैक्सवेल ने बोला था वो यही तो बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लगातार छोड़ता चला जाएगा, लगातार 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 छोड़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन पता यह लगा कि जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया गया, क्योंकि हाइड्रोजन वॉज द लाइटेस्ट एटम, हाइड्रोजन वॉज द लाइटेस्ट एटम, तो जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया गया तो उसमें यह पता लगा कि केवल कुछ खास वेवलेंथ ही दिखाई पड़ती हैं। आप ये देखें यहां सारी वेवलेंथ दिख रही हैं। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट की केवल ये 4 वेवलेंथ आपको दिख रही हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, बाकी सब अंधेरा है, सन्नाटा। दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इज दिस इलेक्ट्रॉन is losing energy. That means this electron is losing energy, but in some definite values. एनर्जी लूज तो कर रहा है लेकिन कंटिन्यूअसली लूज नहीं कर रहा। भाई मैक्सवेल ने बोला होगा रदरफोर्ड को, मैक्सवेल ने रदरफोर्ड को यह बोला कि मेरा इलेक्ट्रॉन, मेरे एटम का जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो नहीं करता एनर्जी लूज। तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुमने कह दिया कि लूज करेगा, हम तो नहीं मानते, हमारे इलेक्ट्रॉन तो नहीं करता, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो बहुत शरीफ है, तुम्हारा ही बेटा है, उसी ने करा होगा जो भी करा। हम तो नहीं मानते तुम्हारी थ्योरी, हम कैसे मान लें कि हमारे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी छोड़ी है। उसने स्पेक्ट्रम, लोगों ने स्पेक्ट्रम बना के दिखा दिया, बोले देखो लो स्पेक्ट्रम देखो, ये छोड़ रहा है एनर्जी, तो भी ये कह नहीं सकते कि एनर्जी नहीं छोड़ रहा। लेकिन अब एक नया नाटक क्रिएट हो गया कि अगर ये कंटिन्यूअसली छोड़ रहा होता तो यहां कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता, यहां भाई साहब कुछ ही वेवलेंथ मिल रही है। ये तो और लफड़े की बात हो गई है, क्योंकि कंटिन्यूअस को तो आप मना कर सकते हैं, नहीं छोड़ता, इन्हें कैसे मना करोगे यार। ये छोड़ी फिर थोड़ी देर तक नहीं छोड़ी, भाई ये लैम्डा आई मतलब ये एनर्जी आई, ई बराबर एच सी बाई लैम्डा, याद रखना। हर एक लैम्डा एक एनर्जी को डिनोट कर रही है। ये लैम्डा आई मतलब एक एनर्जी आई, फिर थोड़ी देर तक नहीं आई, फिर ये एनर्जी आई, फिर थोड़ी देर तक नहीं आई, फिर ये एनर्जी आई, फिर नहीं आई, फिर बहुत देर के बाद फिर ये आई। ये कौन सा चक्कर है इलेक्ट्रॉन का कि ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इसके अंदर एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। इस एमिशन स्पेक्ट्रम में जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की, डेफिनेट वेवलेंथ की लाइंस हैं, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन दैट। ये था रदरफोर्ड का दूसरा ड्रॉबैक कि वो बोला कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो देख रहा है, जो अपने को इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ता हुआ दिख रहा है, व्हाई इट इज रिलीजिंग एनर्जी, व्हाई इट इज रिलीजिंग एनर्जी इन सम डेफिनेट वैल्यूज ओनली। रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन दैट, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन दैट। और इसी के साथ रदरफोर्ड का जो चैप्टर था वो क्लोज हो गया। रदरफोर्ड का जो चैप्टर था वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत दुख का विषय। 1 मिनट का मौन रखेंगे रदरफोर्ड की आत्मा की शांति के लिए। अब रदरफोर्ड जो था उसकी हुई बेइज्जती काफी ज्यादा, उसकी क्या हुई, बेइज्जती हुई काफी ज्यादा, क्योंकि मॉडल फेल हो गया। एक तो वैसे ही बहुत बड़ा साइंटिस्ट था वो, मॉडल उसका और फेल हो गया, तो बेइज्जती काफी खराब हुई रदरफोर्ड की, काफी ज्यादा बेइज्जती खराब हो गई रदरफोर्ड की। तो उसकी जो बेइज्जती खराब हुई थी, उस खराब बेइज्जती का बदला
उस खराब बेइज्जती का बदला लेने की ठानी उसका एक असिस्टेंट था जिसका नाम था नील्स बोर। नील्स बोर, यह डेनिश साइंटिस्ट था, डेनमार्क से बिलोंग करता था। नील्स बोहर, इसे बोहर भी कहते हैं लोग, बोर भी कहते हैं। नील्स बोहर, ये इसका असिस्टेंट था रदरफोर्ड का, और रदरफोर्ड की लैब का असिस्टेंट था ये। रदरफोर्ड के अंडर पीएचडी कर रहा था और डेनिश लौंडा था। रदरफोर्ड का जितना भी डाटा था सारा का सारा इसके पास अवेलेबल था। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स का जितना भी डाटा था इस भाई के पास अवेलेबल था। इस भाई के पास सारा का सारा डाटा मौजूद था। ठीक है, तो इसको यह नहीं समझ में आ रहा था कि गुरुजी की जो हमारे बेइज्जती हुई है वो बेइज्जती किस वजह से हुई है, स्पेक्ट्रम की वजह से हुई है। किसी तरीके से गुरुजी की बेइज्जती का बदला लिया जाए। अपनी बेइज्जती का बदला लेने की इच्छा लिए रदरफोर्ड इस दुनिया से विदा हो गए, और उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए बोर ने क्या किया, बोर ने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। बोहर ने कोशिश किया कि क्यों ना किसी तरीके से रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया जाए, किसी तरीके से पता लगाया जाए कि कहां पे कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर किया जाए। ठीक है, ठीक है ना। दो बातें हुई, एक नई और एक पुरानी। अब ध्यान से सुनना कहानी को। अब जो कहानी है ट्विस्ट लेगी, और अब हम बोर मॉडल के अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे, तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम बोर मॉडल में एंट्री करेंगे, है ना। और आज जैसे एंट्री करेंगे ना, वैसे मेरे को नहीं लगता तुमने एंट्री पहले कभी की होगी, इसलिए ध्यान से सुनना बहुत। एक बात हुई नई और एक बात हुई पुरानी। क्या नई बात थी और क्या पुरानी बात थी? 1888 में, 1888 में एक साइंटिस्ट था जॉनस रिडबर्ग। इसका प्रियंका चोपड़ा या निक जॉनस से कोई लेना देना नहीं है। 1888 में रिडबर्ग ने एक इक्वेशन दिया था, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला था ये बताता था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल से या किसी एक ऑर्बिट से, रदरफोर्ड ने बहुत सारी ऑर्बिट बनाई थी इलेक्ट्रॉन्स में, आपको अगर याद हो तो रदरफोर्ड ने बहुत सारे सर्कुलर पाथ बोले थे कि एटम में देयर आर सो मेनी सर्कुलर पाथ्स। Between those the electron travels। तो ये न्यूक्लियस है, मैं इसको कहता हूं n बराबर 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल, n बराबर 2, n बराबर 3 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के बीच में ट्रांजिशन करता है, अगर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के बीच में ट्रांजिशन करता है, तो ट्रांजिशन करने पर जो एनर्जी निकलती है, जो लैम्डा निकलता है, बेसिकली होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पर बैठा है, यहां पर बैठा हुआ है, इसमें टहल रहा है, इसे इसमें आना है कूद के, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आएगा, तो एनर्जी क्या करता हुआ आएगा, छोड़ता हुआ आएगा ना। हायर एनर्जी से एनर्जी को छोड़ता हुआ आएगा। आज के लेक्चर का फ्लो अपना थोड़ा सा हल्के रहेगा, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा बहुत। आज का लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें बोरिंग भी लगे, लेकिन आज का लेक्चर दिमाग में घुसने के लिए जरूरी है कि अपन बिल्कुल धीरे धीरे चलें। तो बहुत प्यार से चलेंगे, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, और रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल आपके दिमाग के अंदर उतारेंगे एकदम। आपको विजुलाइज करा देंगे, दिखा देंगे कि रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल क्या होता है। यह इलेक्ट्रॉन छोड़ता हुआ आएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा फोटोन की फॉर्म में, यह एनर्जी छोड़ता हुआ आएगा इलेक्ट्रॉन, जो कि छूटेगी फोटोन की फॉर्म में, और इस फोटोन की वेवलेंथ 1/λ इस फॉर्मूले से दी जाती है, इसे रिडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब n1 बराबर n1 और n2 के बीच में ट्रांजिशन करता है, तो n1 और n2 के बीच में ट्रांजिशन करते समय जो फोटोन वो लेता है या जो छोड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं रिडबर्ग फॉर्मूले से निकाले जाने वाली लैम्डा। उसकी वेवलेंथ हम निकालते हैं ऐसी।
उसकी वेवलेंथ हम निकालते हैं ऐसी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? एक चीज तो इसने पुरानी चुराई, ये 1888 की थी। एक बिल्कुल लेटेस्ट आइटम चुराया इसने जो कि मैक्स प्लांक का था। चोरी देख रहे हो ना, कितनी भारी चोरी है। 1907 में मैक्स प्लांक का था, 1907 में। ई बराबर एच सी बाई लैम्डा, ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। ये अपन फॉर्मूला ना बोले तो अपन ये बोलेंगे कि एनर्जी ट्रैवल्स इन स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। एनर्जी जो होती है वो क्वांटा नाम के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चलती है। एनर्जी जो होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चलती है। क्वांटा नाम के छोटे 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 पैकेट्स होते हैं जिनके फॉर्म में एनर्जी ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये डायग्राम हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था। इस टाइप का क्वांटा का डायग्राम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। कुछ ऐसे, यही तो था एनर्जी का ट्रैवलिंग। और इसमें से ये हमने छोटे छोटे क्या बनाए हैं, क्वांटम बनाए हैं। और इसमें से हर एक क्वांटम की एनर्जी कितनी है, ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। और अगर ये क्वांटम लाइट के हैं तो उन्हें फोटॉन्स कहते हैं। यही तो बात हुई थी, यही तो बात हुई थी। बोहर ने क्या किया, बोहर ने क्या किया, बोहर ने इन दोनों चीजों को चुराया और चुरा के मिला दिया। कैसे चुराया? बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सारी रीडिंग देखी थी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निकलने वाली सारी की सारी लैम्डा देखी थी। आपके सामने डाटा में मौजूद है, देखिए सारा का सारा लैम्डा स्पेक्ट्रोमीटर से निकल के आया। हर एक लैम्डा का डाटा आपको यहां पर दिख रहा है, 650, 500, 450, 400, इस तरीके से। हाँ या ना? दिख रहा है ना? विजिबल है, विजिबल है। बोहर ने क्या किया, बोहर ने इसमें N1 को N1 N2 की वैल्यूज पुट करना शुरू किया। 1 2 1 3 2 3 2 4 ऐसे करके N1 N2 की वैल्यू रखता गया। सपोज ने N1 को 1 रखा, 2 रखा N2 को, फिर N1 को 1 रखे रहा, फिर 3 रखा, 4 रखा। इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हर वो लाइन की वेवलेंथ मिलने लगी जो स्पेक्ट्रम में दिख रही थी, जो स्पेक्ट्रम में दिख रही थी। इसका हो गया माथा खराब, इसका माथा हुआ खराब। इसे हर वो वेवलेंथ दिखने लगी जो एक्चुअली स्पेक्ट्रम में विजिबल थी। स्पेक्ट्रम में जो जो वेवलेंथ आ रही थी वो जैसे ही इस फॉर्मूले से निकालता था आंसर आ जाता था, आंसर आ जाता था, आंसर आ जाता था। हाँ या ना? ठीक है। सपोज ने N1 को 1 रखा, N2 को 2 रखा, उसे कोई एक लाइन मिली, यहां से लैम्डा की कोई एक वैल्यू मिली। अब वो लैम्डा की जो वैल्यू थी, वो जो लैम्डा की वैल्यू थी बच्चों, वो लेटर से इस वाली लाइन से मैच कर गई। तो ये बोला इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 और n बराबर 2 के बीच में ट्रांसफर करता है, n बराबर 1 और n बराबर 2 के बीच में ट्रांसफर करता है, तब अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं, n की वैल्यू 2 रखूं, n की वैल्यू 1 रखूं, n की वैल्यू 2 रखूं, तो ये वाली लाइन मुझे मिल जाती है, ये वाली लाइन मुझे मिल जाती है। लेकिन अब आई समस्या। क्या समस्या? कि बेटा n बराबर 1 और n बराबर 2 में क्यों है इलेक्ट्रॉन, n बराबर 1.5 में क्यों नहीं है? तूने n बराबर 1 और n बराबर 2 ही क्यों रखा? n बराबर 1 और n बराबर 2 ही क्यों रखा? n बराबर 3 ही क्यों रखा? 3.5 क्यों नहीं रखा? 2.68 क्यों नहीं रखा? ऐसा क्यों किया? प्लांक ने कहा था एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, डिस्क्रीट होती है। प्लांक ने कहा था एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, डिस्क्रीट होती है। मतलब अगर यहां पर एक फोटोन एक जगह गिरा और इसकी एनर्जी एच न्यू है, तो एच न्यू के बाद सीधे 2h न्यू आएगा, 2h न्यू के बाद सीधे 3h न्यू आएगा, 4h न्यू आएगा, 5h न्यू आएगा।
एक फोटोन गिरा तो HNU की एनर्जी लगेगी, देगा, 2 गिरा तो 2HNU, 3HNU, 4HNU, 5HNU। HNU से लेकर 2HNU तक कोई वैल्यू बीच में मिलेगी ही नहीं, क्योंकि 1.5 फोटोन तो मिल ही नहीं सकता, क्वांटम इज इनडिविजिबल। 2HNU से 3HNU तक की बीच की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्वांटम इज इनडिविजिबल। दैट मीन्स एनर्जी हैज सम डिस्क्रीट वैल्यूज, एनर्जी हैज सम डिस्क्रीट वैल्यूज। बोर बोला फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों नहीं हो सकती डिस्क्रीट वैल्यूज में? बोर बोला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों नहीं हो सकती डिस्क्रीट वैल्यूज में? इसका मतलब अगर मैं किसी जुगाड़ से इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर दूं, किसी ने कौन देखने जा रहा है, कौन चेक करने जा रहा है, कौन चेक करने जा रहा है, कौन देखने जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन असलियत में कहां है? एटम के अंदर तो जाएगा नहीं कोई। तो बोले अगर मैं मजबूर कर दूं इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन एक यहां पर ही घूमेगा, एक में ही घूमेगा, या 2 में ही घूमेगा, या 3 में ही घूमेगा, और अगर इनके बीच में कोई और इनकी वैल्यू है, सपोज करो इनकी एक वैल्यू ये है जो मैं येलो से दिखा रहा हूं, ये वाली, सपोज करो जो येलो वाली है ये n बराबर 1.5 है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? n बराबर 1.5 नहीं, 2 और 3 के बीच में n बराबर 2.5 है। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि अगर यहां घूम गया तो मेरा फॉर्मूला मैच नहीं करेगा, जो वेवलेंथ आएगी उससे मेरा आंसर नहीं आएगा। तो उसने प्लैंक क्वांटम थ्योरी से यह उठाया कि इलेक्ट्रॉन विल नॉट हैव ऑल द पॉसिबल एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रोटेट ऑर्बिट्स ऑफ ऑल द पॉसिबल एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन्स विल rotate only in some fixed orbits, so that the energy of electron can be discrete, can be quantized, can be fixed. Why? क्योंकि अगर वो वैल्यूज होंगी और इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ेगा, एमिशन करेगा, तो स्पेक्ट्रम बनाएगा, ये लाइन आएगी, आंसर मैच कर जाएगा। दुनिया को लग रहा बहुत बड़ी साइंटिफिक बात बोल रहा है, दुनिया को समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई ये तो बेवकूफ बना रहा है। नोबेल प्राइज मिला था बोर को इसके लिए, और आप देखेंगे अभी आगे कि इस मॉडल में इसका अपना कुछ नहीं था, इसके लिए नोबेल प्राइज जीता था भाई ने। ये साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी चोरी है। रिडबर्ग को उठाया, प्लैंक को उठाया, अपने नाम से छाप दिया। भाई एक अमेरिकन, एक जापानीज और एक इंडियन एक कंपटीशन के फाइनल में पहुंचे, ग्रैंड फिनाले था। शर्त यह थी फिनाले का जो स्पोर्ट था वो ये था, एक कबाड़ का ढेर था, उस कबाड़ के ढेर में जाना था, 1 घंटे का टाइम था, कुछ यूजफुल बना के लाना था, जो जितनी जल्दी निकल के आता उसको इनाम मिलना था, फर्स्ट प्राइज। अमेरिकन गया, 50 मिनट में निकल के आया, जितना भी मेटालिक स्क्रैप था उसको उठाया, हेलीकॉप्टर बना दिया। जापानीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप उठाया, 40 मिनट में सर्किट बना दिया, जहाज चला दिया। इंडियन गया, 5 मिनट में वापस आ गया, उसको इनाम मिल गया। बाद में दोनों ने पूछा तूने 5 मिनट में ऐसा क्या किया? उसने जहाज दिखाया, जहाज के पीछे लिखा था मेड इन इंडिया। वो आदमी बोरी था। इस गरीब ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इस गरीब ने अपनी क्वांटम थ्योरी बनाई, इस गरीब ने इक्वेशन बनाया, इसने दोनों को उठाया और अपने नाम से छाप दिया बोर एटॉमिक मॉडल। इसने इलेक्ट्रॉन, इसके मॉडल की खास बात यह है कि इसने ये बोला कि इसने इस बात को यूज किया कि एनर्जी फ्लोज इन डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो ये बोला कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स नहीं होती, कंटिन्यूअस नहीं होती। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं जगहों पर घूमता है जहां पर उसकी एनर्जी एक फिक्स वैल्यू रखती है, उसकी फिक्स वैल्यू रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब वहां से एनर्जी का लेन देन करेगा, एमिशन करेगा, अब्सॉर्प्शन करेगा, तो जो वेवलेंथ आएगी स्पेक्ट्रम में वो इस फॉर्मूले से निकलेगी, और इस फॉर्मूले की वैल्यू निकाली हुई इस प्रैक्टिकल स्पेक्ट्रम से मैच कर रही थी। जुगाड़ का लेवल देख रहे हो, जुगाड़ का लेवल देख रहे हो। रिजल्ट लिया, उल्टा चला भाई, रिजल्ट लिया, रिजल्ट को फॉर्मूले में सेटिस्फाई करा के देखा कि अच्छा इस फॉर्मूले से निकालूंगा तो ये वाली वेवलेंथ मिल जाएंगी। मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन को मजबूर करना है कि वो इसी फॉर्मूले पर अप्लाई होता रहे, और इस पर अप्लाई करने के लिए
इसने ऐसा कहा कि भाई बीच में क्यों नहीं घूम सकती, क्योंकि ये बैठे प्लांक, इनने प्लांक का यूज कर लिया। तो बोहर की कहानी शुरू करते हैं। बोहर मॉडल वाज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, सॉरी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो प्लांक ने दी थी, एंड क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स। न्यूटन को भी नहीं छोड़ा भाई ने, सारे जितने साइंटिस्ट अवेलेबल थे उस टाइम तक सबको लपेटे में लिया। प्लांक, रिडबर्ग, न्यूटन, जितने मिल रहे थे सबको, आओ, कूलम, सब, जिसने जो दिया सबको उठा के उन्होंने अपने मॉडल में लपेट लेकर लो आओ, बोहर का मॉडल बनाते आ जाओ। अच्छा, रिडबर्ग के साथ प्रॉब्लम क्या थी, यह फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता था। यह फॉर्मूला केवल हाइड्रोजन पर काम करता था। यह फॉर्मूला केवल हाइड्रोजन पर काम करता था। अब बोहर फंसा। बोहर फंसा। बोहर क्यों फंसा? क्योंकि यह फॉर्मूला केवल हाइड्रोजन पर लगेगा, सब जगह लगेगा नहीं। फंसने बचने के लिए, फंसना है इसलिए क्या किया, इसने बोला मेरा मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर लगेगा। जैसे हाइड्रोजन पे लगा लो, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के एटम पे, हीलियम में दो होते हैं, हीलियम प्लस पे लगा लो, लिथियम +2 पे लगा लो, केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर मेरा ये मॉडल लगेगा, नॉर्मल चीजों पर ये मेरा मॉडल नहीं लगेगा। लोगों ने पूछा क्यों? दुनिया को बताया उसने, दुनिया को बताया क्या, आई वांट टू कीप माय मॉडल सिंपल, आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, इफ देयर विल बी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स द कैलकुलेशंस विल बी इजियर। एक्सेंट देख रहे हो मेरा? If there is a single electron, there will be no complications in the calculation. We can calculate so easily because there is only one electron. असलियत क्या थी? असलियत क्या थी? अरे भाई ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा भाई, ये केवल हाइड्रोजन पर लगता है भाई। अच्छा, बाकी सारी, अच्छा इसमें अपनी क्रिएटिविटी कुछ नहीं थी, अपनी इसकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, सब बातें इसने ह्यूज रदरफोर्ड की करी, बस उन बातों काटता गया, उन्हें ये काटता गया, जो जो कमियां थी उन्हें काटता गया। कोलंबिक फोर्स आपको पता होगा, K(Q1 Q2 R2) होता है दो बॉडीज के बीच में, दो चार्ज बॉडीज के बीच में। इफ देयर आर टू चार्ज बॉडीज, एक का चार्ज अगर Q1 है, एक का चार्ज अगर Q2 है, और इनके बीच में दूरी R है, तो कोलंबिक अट्रैक्शन, कोलंबिक फोर्स होता है K(Q1 Q2 R2), वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिजिक्स में सीखेंगे 12th क्लास में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, mv²/r। अगर कोई m मास की बॉडी, r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही, r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रही है r, तो जो फोर्स उसको सेंटर से कनेक्टेड रखता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, mv²/r। और एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वो भी सर्कुलर मोशन में डिफाइन होता है। इन तीन क्वांटिटीज का हम लोग यूज करेंगे आगे जाके, ठीक है ना बच्चों। अब आइए बोर की पोस्टुलेट्स। बोर की पोस्टुलेट्स वही थी जो रदरफोर्ड की पोस्टुलेट्स थी, केवल बोहर ने क्या किया था, केवल बोहर ने क्या किया था, उनको ऐसे सेट कर दिया था कि जो रदरफोर्ड की कमियां थी वो ढक जाएं, छुप जाएं, और लोगों को लगे कि नया मॉडल आया। बोहर बोला एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने की वजह से यह एटम के सेंटर में होता है। यह कहां होता है? एटम के सेंटर पे होता है, ठीक है, एटम के सेंटर पे होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर लगाते हैं चक्कर पे चक्कर। क्या लगाते हैं? चक्कर पे चक्कर पे चक्कर। और जिन सर्कुलर रास्तों पर इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं चक्कर पे चक्कर, जिन सर्कुलर रास्तों पर इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं चक्कर पे चक्कर, उन सर्कुलर रास्तों को कहा जाता है ऑर्बिट्स।
ये जो बनी हुई है क्या है, ये ऑर्बिट वाइट है, क्योंकि व्हाइट कलर की है ना। वाह, ये है ऑर्बिट, ये वो सर्कुलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है, ठीक है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर घूम रहा है। ओके, इसे पता था कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से सेट करना है, केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घुमाना है जिनमें अगर मैं n1 n2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में डालूं तो निकल के आने वाली जो स्पेक्ट्रल वेवलेंथ है, ट्रांजिशनल वेवलेंथ है। भाई एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है यहां से एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी कब रिलीज होगी, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा। तो ये बोला कि अगर मैं हायर से लोअर लेके जाऊंगा, हायर से लोअर लेके जाऊंगा तो n1 n2 की वैल्यू ऐसे बिठानी है कि इस फॉर्मूले से जो लैम्डा निकल के आए वो एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम से मैच करे, वरना मेरा स्पेक्ट्रम भी फेल हो जाएगा, मेरा मॉडल भी फेल हो जाएगा। तो n1 n2 की वैल्यू को सेट करना है, लेकिन n1 n2 की वैल्यू को सेट करने के लिए प्लैंक का सहारा लेना है। लेकिन उससे पहली जो कलेश थी वो जिंदगी में ये थी कि मैक्सवेल का क्या करें, मैक्सवेल का क्या करें भाई, जो उसने चरस बो रखी जिंदगी में उसका क्या करें कि एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इसने सबसे पहले मैक्सवेल की कहानी को निपटाया। ये सारी बातें आप जानते हैं, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, कोलंबिक अट्रैक्शन फोर्स, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं रदरफोर्ड के मॉडल में। जो कोलंबिक अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और ये लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको मैंने येलो कलर के एरो से दिखाया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या होगा, इस अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस करना, क्योंकि अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स अकेला लगता रहा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बट सिंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉलिंग इन द न्यूक्लियस, दैट मींस द येलो एरो वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स will balance this electrostatic attraction, and electron will keep on revolving, this electron will keep on revolving around the nucleus. ठीक है, ऐसा। ये आ जाइए। अब इसने सबसे पहले मैक्सवेल की कहानी को खत्म किया। मैक्सवेल की कहानी को क्या खत्म किया, ये बोला जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है, जब किसी ऑर्बिट में घूमता है तो अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं करता, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, देयर इज नो एनर्जी लॉस, देयर इज नो एनर्जी लॉस। इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिट में घूमेगा, ऑर्बिट में घूमते घूमते कोई एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, कोई एनर्जी का क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसने किसे काट दिया, मैक्सवेल को काट दिया, ठीक है। अब आया नंबर प्लैंक का, इसने प्लैंक का काम चोरी किया। ये बोला इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं घूमता, कुछ खास ऑर्बिट्स होती हैं, कुछ खास ऑर्बिट्स होती हैं, इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। अब प्लैंक ने क्या किया था, प्लैंक ने बताया था एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, यही तो बताया था प्लैंक ने कि एनर्जी के केवल फिक्स वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे E बराबर NH न्यू है, तो एक फोटोन गिरेगा तो H न्यू, दो गिरेंगे तो 2H न्यू, 3H न्यू, 4H न्यू, 5H न्यू, यही बताया था प्लैंक ने कि एनर्जी कैन हैव सम ओनली सम फिक्स्ड वैल्यूज। इनके बीच की वैल्यू जैसे 1.5H न्यू ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती, 3.7H न्यू ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यही तो बताया था प्लैंक ने। अब अगर ये सीधे सीधे एनर्जी बोल देता
तो प्लांक ने इस पे केस ठोक देना था कि मेरा काम चोरी कर लिया। तो इसने एनर्जी को घुमाया। आगे आप सर्कुलर मोशन जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एनर्जी से समहाउ रिलेटेड होता है, एनर्जी से रिलेटेड होता है। तो यह बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन जगहों पर घूमेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन के चालाकी देखना, इलेक्ट्रॉन केवल उन जगहों पर घूमेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। देखो h आ गया, प्लांक कांस्टेंट आ गया, प्लांक कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब प्लांक का कुछ ना कुछ काम किया है इसने, प्लांक यूज किया कहीं ना कहीं। हां जी। दूसरी बात, भाई ने एक शब्द यूज किया है इंटीग्रल मल्टीपल। यो अपने लौंडे ने एक शब्द यूज किया है इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है भाई कि आप n की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और अभी लेक्चर के शुरू में मैंने बताया था जब आप इसमें n की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में इंटीजर रखोगे 1 2 3 4 ऐसे रखोगे तब जो वेवलेंथ आएंगी वो इस स्पेक्ट्रम से मैच करेंगी। देखा जुगाड़, जुगाड़ देखी तुमने भाई साहब? कितना स्मार्ट आदमी था ये, कितना स्मार्ट चोर था, कितनी सफाई से इसने चोरी कर ली। रिडबर्ग को हवा नहीं लगी मेरा फॉर्मूला चुरा लिया भाई, प्लांक को हवा नहीं लगी। और अभी चोरी इसकी अगले लेक्चर में जस्टिफाई होगी बहुत जबरदस्त रूप से। अभी तो मैं लग रहा हूं अरे सर आप क्या ही बोल रहे हो, ये तो क्या ही चोरी है। हो सकता है इंस्पायर्ड हुआ हो सकता है इंस्पायर्ड हुआ हो। ये इंस्पायर्ड कुछ नहीं हुआ था। भाई ने अपना पूरा मॉडल इस फॉर्मूले से बनाया और बाद में इस फॉर्मूले अपना मॉडल लगा के इस फॉर्मूले को प्रूव कर दिया, दुनिया को दिखाया, बोला देखो मेरे मॉडल से ये फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब मेरा मॉडल सही है क्योंकि मैं अपना मॉडल दे रहा हूं 1913 में, ये मॉडल ये वाला इक्वेशन आ गया था 1888 में। इसका मतलब आई एम करेक्ट। जनता को थोड़ा ना पता है कि इसी इक्वेशन से भाई ने पूरा मॉडल बनाया। जनता भाई साहब बहुत बेवकूफ है, समझ रहे हो? हाँ जी, तो हम कहां थे? तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π, 5h/2π एंड सो ऑन। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता 1.h/2π, 1.2h/2π, 0.5h/2π। यही तो बेचारा प्लांक कह गया था। फुल चोरी है प्लांक की, धड़ल्ले से चुराया हुआ है प्लांक को, धड़ल्ले से प्लांक का काम उठाया हुआ है। वो गरीब एनर्जी क्वांटाइज करते करते मर गया, इनने उसके नाम पे मॉडल चिपका दिया पूरा। चले जी, अब अगर हर ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहेगा तो हर ऑर्बिट में एनर्जी भी फिक्स रहेगी। अगर आपने एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया, आपने शर्त रख दी है कि इलेक्ट्रॉन का इस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम h/2π ही होगा, तो टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट एनर्जी हैज टू बी कांस्टेंट, energy has to be constant, and if the energy of the electron is constant, energy of the electron is constant, that means it is not releasing any energy, and that means वो मैक्सवेल वाली ड्रॉबैक जलेबी वाली खत्म हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ ही नहीं रहा। तो एक तीर से तीन निशाने करे इसने, रिडबर्ग को लपेटा, प्लांक को लपेटा और मैक्सवेल को भी लपेट लिया। डिफरेंट ऑर्बिट्स को अब नाम दे दिया गया, इसने नाम दिया डिफरेंट ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स या फिर शेल। जो ऑर्बिट्स थी उसके लिए इसने एक नया नाम रखा ताकि जनता को लगे कि हाँ इसने कुछ किया है, कोई तो बड़ा काम किया है इसने, कुछ नया है, कुछ नया लेके आ रहा है। ये थी ऑर्बिट्स ही, नाम दे दिया शेल। तो ऑर्बिट्स को अब हम बोर मॉडल के बाद, अभी तक रदरफोर्ड तक क्या कर रहे थे, ऑर्बिट बुला रहे थे। अब हम ऑर्बिट्स को ऑर्बिट्स भी बुलाते हैं, वो तो बुलाते ही हैं खैर, शेल भी बुलाते हैं, एनर्जी लेवल भी बुलाते हैं।
ठीक है ना, ऑर्बिट बुलाते हैं, शेल बुलाते हैं, और एनर्जी ठीक है ना। तो n बराबर 1 2 3 4, एक ये होता है 1 2 3 4, जो इलेक्ट्रॉन के सबसे पास वाली होती है उसे बोलते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और अल्फाबेटिकली जो 1 होती है उसे बोलते हैं के एल एम एन ओ ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है ना। अल्फाबेटिकली जो 1 होती है उसको के बोलते हैं, फिर एल एम एन ओ एंड सो ऑन। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है ऑर्बिट्स के नामों का। नई चीज लेके आया मार्केट में, लोगों को लगा कि हाँ बड़ा नया काम किया है इसने, लोगों को थोड़ा ना पता था, बेवकूफ बना रहा है। अब आई कहानी किसकी, अब आई कहानी किसकी, स्पेक्ट्रम की। तो देखिए स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम कब बनता है, जब आप इलेक्ट्रॉन से लाइट या एनर्जी निकलवाते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को रिलीज करता है, एमिट करता है, और उस रिलीज एनर्जी को आप किसी मशीन से देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बारे में अगले लेक्चर में आपको बताएंगे काफी सारा। दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना बच्चों। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, तो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एमिट भी करता है और एनर्जी अब्सॉर्ब भी करता है, ठीक है। अब यह बात तो क्लियर थी, रिडबर्ग फॉर्मूले से इसके दिमाग में यह बात तो क्लियर ही थी कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो एनर्जी रिलीज करेगा नहीं, क्योंकि मुझे मैक्सवेल को काटना है। एनर्जी का लेन देन वो तभी करेगा जब n1 और n2 की वैल्यूज डिफरेंट होंगी, क्योंकि अगर आप n1 और n2 को सेम रख दोगे 1/λ 0 हो जाएगा, लैम्डा इंफिनिटी हो जाएगा। तो n1 और n2 का वैल्यू अगर आप डिफरेंट करोगे, तो डिफरेंट करने का सिंपल सा मतलब यह होता है, केवल और केवल एक ही मतलब होता है कि भैया एनर्जी का ट्रांसफरेंस केवल और केवल तब होता है, एनर्जी का ट्रांसफरेंस केवल और केवल तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरी स्टेट में कूदता है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरी स्टेशनरी स्टेट में कूदता है, तब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी का ट्रांसफरेंस करता है। क्या करता है, एनर्जी का क्या करता है इलेक्ट्रॉन, देखिए कुछ ऐसी पिक्चर है। ये देखिए, ये स्टेशनरी स्टेट्स है, ये स्टेशनरी स्टेट्स है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, ये स्टेशनरी स्टेट्स है। इसको ध्यान से समझना, इस वाले पॉइंट पर मैं बाद में भी आऊंगा, इस वाले पॉइंट पर मैं बाद में भी आऊंगा, लौट के आऊंगा इस वाले पॉइंट के ऊपर मैं। ये स्टेशनरी स्टेट्स है। बेसिकली क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए किसी हायर, ये सपोज ये न्यूक्लियस है, अब ये क्या है, दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। आपने देख लिया कि भाई n की केवल इंटीजर वैल्यूज ही एग्जिस्ट कर सकती हैं। वो भाई ने रिडबर्ग के फॉर्मूले से चोरी करके सेटअप कर ही दिया था कि n की मुझे केवल इंटीजर वैल्यूज ही रखनी है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गिर रहा है, तो जितना ऊपर जाता रहेगा इतनी एनर्जी उसकी दूर होती जाएगी, क्योंकि होता क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, अपोजिटली चार्ज है, इनके बीच में लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना बच्चों, ये बच्चों एनर्जी को लोअर करता है। क्या करता है,
एनर्जी को लोअर करता है, क्योंकि इन दोनों में लगता है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना बेटा। तो मेरे बच्चों जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा आर, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा ये फोर्स घटेगा, और अगर ये फोर्स घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर हायर दूर से पास आएगा तो एनर्जी छोड़ता हुआ आएगा, एनर्जी क्या करता हुआ आएगा, छोड़ता हुआ आएगा। इसे बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। इस एनर्जी को अगर आप देख पाए समाऊ तो इसे आप बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन मान लो किसी लोअर स्टेट में है और यहां से किसी हायर स्टेट में जाता है तो एनर्जी खा के जाएगा, लेके जाएगा, बाहर से एनर्जी लेके जाएगा एच न्यू। और इस फिनोमिनन को बच्चों बोलते हैं हम लोग अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से अंदर आएगा तो एनर्जी रिलीज करता हुआ आएगा, अंदर से यदि बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर जाएगा। तो यही बात बोहेर ने बोली है कि इलेक्ट्रॉन अगर इनर से आउटर जाएगा, इनर से आउटर, अंदर से बाहर, तो एनर्जी लेकर जाएगा, और जब बाहर से अंदर आएगा, बाहर से अंदर आएगा तब एनर्जी छोड़ता हुआ आएगा, ठीक है। यह वाली लाइन अभी थोड़ी देर में यूज आएगी, इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो यह इसकी 6th पॉस्टुलेट है। तो कुल मिला के 6 बातों में, 6 पॉस्टुलेट्स में बोहर ने अपनी कहानी को कहा है। तो यह हो गई हमारी बोहर की कहानी की थ्योरी। अब बात करेंगे इस कहानी के मैथमेटिकल पार्ट की। इस कहानी के मैथमेटिकल पार्ट की बात करने अब हम जा रहे। और यही इस मॉडल की सबसे खास बात थी कि अब तक कोई ऐसा मॉडल नहीं आया था जिसमें मैथमेटिकल अप्रोच भी हो, है ना। अभी तक जितने भी मॉडल्स आए थे, चाहे वो मॉडल थॉमसन का रहा हो, चाहे रदरफोर्ड का रहा हो, वो सारे के सारे जो मॉडल्स थे वो थियोरेटिकल मॉडल्स थे। बोहर ने अपना नाम बनाने के लिए मार्केट में, ताकि उसकी इज्जत बन जाए, मैथमेटिक्स का भी यूज किया। भाई उसे करना तो कुछ था नहीं, उसे खुद तो कुछ प्रूव करना था नहीं, क्योंकि बाकी सब काम तो उसने लोगों से उठाया था। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ी सी मैथमेटिक्स और डाल दी ताकि जनता को लगे अरे भाई क्या भारी मॉडल है, भाई बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड, है ना। जनता को लगे अरे भाई, अरे भाई 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 भाई। तो आइए चलते हैं बोर मॉडल के डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। कुछ कुछ चीजें हमें निकालनी है बोर मॉडल की, वो निकालते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें निकालनी है वो निकालनी है रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। nth बोहर ऑर्बिट की रेडियस हमें निकालनी है। क्या अजम्पशन मानी है हमने इसमें, पहले पिक्चर बना लेते हैं फिर हम शुरू करेंगे। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लाइक दिस। और ये एक सर्कुलर पाथ जो है ये एक ऑर्बिट है। क्या है, ऑर्बिट है। इस न्यूक्लियस से इसकी जो डिस्टेंस है, यहां पर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको हमने आर बोल दिया, आर एन। आर एन इज रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, यही हमें निकालनी है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और इसका एटॉमिक नंबर हमने मान लिया Z है, ठीक है ना बच्चों। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, Z है। तो एक प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन के बराबर, एक प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है ना बच्चों, तो यहां Ze का चार्ज हो जाएगा। Z प्रोटॉन है, Ze का चार्ज हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर रखा ही है। ये इलेक्ट्रॉन एक लीनियर वेलोसिटी से चल रहा होगा जिसकी वैल्यू Vn होगी nth ऑर्बिट में। तो हियर Rn इज रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट, ठीक है ना।
और Vn इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करें। आइए, बहुत आसान सा बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है भाई। बोहर ने दो बातें कही थी कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। एक बात तो बोहर ने ये कही थी, अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। एक बात तो बोहर ने ये कही थी हमारे। तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कितना होता है, K(Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं इसे, दो चार्जेस के बीच में लगता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई R। यहां पर Q1 कितना है, न्यूक्लियस के चार्ज को लिख देते हैं Ze इंटू ई अपॉन R स्क्वायर mv स्क्वायर बाई R। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात यह कि अगर ये ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये एक आम ऑर्बिट नहीं है सर, ये ऑर्बिट व्हाइट है क्योंकि आपने व्हाइट कलर से बनाई है। ये एक आम ऑर्बिट नहीं है बच्चों। तो ये क्या है सर, ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में घूमता हुआ नहीं मिलता। इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में घूमता हुआ नहीं मिलता। इलेक्ट्रॉन कुछ खास ऑर्बिट्स में ही घूमता हुआ मिलता है जिन्हें हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। मानते हो ना बच्चों? तो ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट की पिक्चर क्या बनेगी बच्चों, mvr बराबर nh अपॉन 2 हमें r निकालना है तो v को रिप्लेस याद देते हैं। v आ जाएगा बच्चों nh अपॉन 2πmr, nh अपॉन 2pmr। v आ गया कितना, nh अपॉन 2pmr। ये 2pmr को यहां रख दो उठा के और देखो क्या आता है, kZe स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू m अपॉन r nh अपॉन 2πmr का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहां से क्या बन गया बच्चे, kZe स्क्वायर बाई r स्क्वायर m बाई r n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या? और कुछ तो कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ ये दिख रहा है, एक m से एक m कट गया। तो यहां से नीचे वाले r को इधर ले गया तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m kZe स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला किसका, रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट का। ये फॉर्मूला बन गया रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट का। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट का Rn का। अब ये फॉर्मूला जितना दिखने में भयानक है उतना ही याद करने में भी कठिन है। जितना दिखने में भयानक है उतना ही याद करने में कठिन है। और इसमें इतनी सारी चीजें हैं, जब इन्हें रखोगे और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बुढ़ापा। तो हमने जब इस फॉर्मूले पर ध्यान दिया तो हमने देखा बेटा ध्यान से कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें कांस्टेंट है। जैसे h कांस्टेंट है। h क्या है बेटा, h है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पाई तो तुम्हें 4 पाई तो तुम्हें पता ही है, 4 पाई है। m क्या है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg। k क्या है, k है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में आप लोग फिजिक्स में ज्यादा जानेंगे। फिलहाल ये याद रखिए कि इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। ठीक है, E क्या है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है ना बच्चों, ऐसा है।
जो जो है उसे उठा के रख दीजिए। Rn क्या आ जाएगा? Rn आएगा बच्चों 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, और ये वैल्यू निकल के आएगी बच्चों एंगस्ट्रॉम में। Rn बराबर आ जाएगा n स्क्वायर बाई जेड 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम के अंदर ये वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो अगर आपको रेडियस चाहिए तो सीधे एंगस्ट्रॉम में निकल आएगी। यहां से आप देखें कि जो nth ऑर्बिट की रेडियस होती है ये n स्क्वायर बाई जेड पे डिपेंड करती है। ये छोटे छोटे ट्रेंड्स हैं जो काम के हैं और ये यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में आगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो काम की हैं, ये यूज होंगी आगे न्यूमेरिकल में। ठीक है ना, इन्हें हम लोग आगे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। क्लियर है मेरी बात? अगर आप n बराबर 1 पुट कर दें और z बराबर 1 पुट कर दें तो n बराबर 1 और z बराबर 1 पुट करने पर आर नॉट क्या पाएंगे? 0.529 एंगस्ट्रॉम पाएंगे। व्हाट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम? n इज इक्वल टू 1 पुट किया है, z इज इक्वल टू 1 पुट किया है, Rn इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये है रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ n बराबर 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट, और z बराबर 1 है मतलब हाइड्रोजन एटम। तो ये है बच्चों रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है? 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। डायरेक्ट रिजल्ट है, कई बार सीधे सीधे नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है ना बच्चों, डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको अपन सीधे सीधे याद कर लेंगे, लर्निया लेंगे इसे, है ना, ये लर्नियाने वाला रिजल्ट है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? न्यूमेरिकल में आपको यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जिसपे स्टार लगा हुआ है, और न्यूमेरिकल में आपको ये वाला ट्रेंड भी यूज करना है। ये बड़ा फॉर्मूला आप याद करें या ना करें, स्कूल के लिए याद कर लेना, क्योंकि स्कूल में हो सकता है डेरिवेशन करने को आ जाए, है ना, अदरवाइज सब कुछ सही है। अब हमने रेडियस निकाल लिए तो लगे हाथ लाइए वेलोसिटी भी निकाल लें। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट, तो ये वेलोसिटी भी निकाल ली जाए। जब रेडियस आ गई है तो चलिए वेलोसिटी भी निकाल ही लेते हैं, फटाफट खत्म करें कहानी को। अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था v बराबर NH अपॉन 2 पाई mr। कहां गया भाई? ये बाबा, ये रहा, देखो रे बाबा, इसको इक्वेशन नंबर 2 क्या देने का? यह रंगीन इक्वेशन दिख रही है ना बाबा, NH अपॉन 2 पाई mr। ठीक है ना बाबा, जिंदगी में रंग भर दिया। और अभी अभी r की वैल्यू निकाल के आए क्या? बड़ी वाली वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर वाली, ये n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर उठा के रख दे रहा बाबा। NH अपॉन 2 पाई m n स्क्वायर h स्क्वायर बाकी का ऊपर पहुंच गया 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है देख लें। एक NH से एक NH कट गया, 4 पाई के 2 पैर साफ हो गए, m से m साफ हो गया। ठीक है, यहां से v कितना आ गया? vn, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी vn 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई NH, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई NH। ये आ गई nth बोहर ऑर्बिट में vn, यानी कि nth बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। nth बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जो जो चीजें कांस्टेंट दिख रही हैं उनकी वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो आपके पास vn आ जाएगा 2.188 इंटू 10⁶ z बाई n मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसमें 2 ही वेरिएबल बचे, एक z और एक n। ठीक है ना, ये मीटर पर सेकंड में निकल गया, ये सारे चीजें रखने के बाद। क्लियर मेरी बात, है ना? एक बात और,
एक बात और कि यहां से आप देख रहे हैं कि Vn जो है वो Z/N के प्रोपोर्शनल है। Vn जो है वो Z/N के प्रोपोर्शनल है। ये छोटे छोटे ट्रेंड्स हैं जो काम आएंगे, स्टार मार्क कर सकते हैं आप इनके ऊपर। ठीक है ना, पिछली बार की तरह नोट पॉइंट लिखते हैं, Z बराबर 1, N बराबर 1, V0 आएगा 2.188 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्या है V0? N बराबर 1 मतलब फर्स्ट बोर ऑर्बिट, और किसकी? हाइड्रोजन एटम की। देख रहे हैं डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, जो रिजल्ट है केवल वो रिजल्ट एक की जगह एक सब्स्टिट्यूट करते चले जा रहे हैं, अपने आप आंसर आता जा रहा है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत हाईफाई काम नहीं हो रहा, बहुत बड़ी चीज नहीं हो रही है ना, कोई बहुत बड़ा मैं कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगा रहा, कोई आपको बहुत तगड़ी चीज नहीं बता रहा, नॉर्मल सी बात बता रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो जब इलेक्ट्रॉन बेटा कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ में घूमती है, तो सर्कुलर पाथ में क्या होता है? सर्कुलर पाथ में हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्यों टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम पाथ पर रिवॉल्व करेगा, तो जिस पॉइंट से चला उस पॉइंट पर कभी ना कभी लौटेगा, और जब लौट के आएगा तो इसका मतलब हम कह देंगे कि एक चक्कर या एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर करने में, एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगा। तो जितना टाइम इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर या एक रिवॉल्यूशन में लगता है उसे हम कहते हैं क्या? टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों। ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी रेडियस Rn है, यहां इलेक्ट्रॉन Vn की वेलोसिटी से घूम रहा है, nth बोर ऑर्बिट है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सॉरी। तो भाई ये कितनी डिस्टेंस तय करेगा इलेक्ट्रॉन? 2πRn। कितनी डिस्टेंस तय करेगा इलेक्ट्रॉन? 2πRn। सर्कमफेरेंस पे तो घूम रहा है, अपॉन Vn। रेशो लोगे और जो वैल्यूज बताएंगे उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा Tn इज इक्वल टू एन क्यूब, Tn इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई z स्क्वायर। इतना ही याद रखना है, टाइम पीरियड की एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं निकालनी, टाइम पीरियड की एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं निकालनी। जब आपने टाइम पीरियड निकाल लिया तो लगे हाथ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब यूनिट टाइम में इलेक्ट्रॉन किसी एक पॉइंट से कितनी बार गुजर जाएगा, इस पॉइंट से कितनी बार गुजरेगा यूनिट टाइम में, उसे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इस पॉइंट से कितनी बार गुजरेगा यूनिट टाइम में, फ्रीक्वेंसी हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, z स्क्वायर बाई एन क्यूब, z स्क्वायर बाई एन क्यूब। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? 1 अपॉन टाइम पीरियड, हो जाएगी डायरेक्टली z स्क्वायर बाई एन क्यूब। क्लियर है मेरी बात? तो ये चार चीजें हम लोगों ने निकाल ली। इसके अलावा हमें एनर्जी की बात करनी है, लेकिन वो एनर्जी वाली बात जो है वो हम आगे करेंगे। अभी हमने जो ये चार चीजें निकाली है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। पहला प्रश्न, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर आप तो कह रहे थे लिखने में फील आती है, टाइपिंग में फील नहीं आती, तो टाइप क्यों करवा लिया अब आपने, है ना। यहां पर क्या होता है, क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, यहां पर हमें क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे, न्यूमरस क्वेश्चंस कवर करने हैं, इसलिए यहां पर ये टाइम बचाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाए। फर्स्ट है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है हमें, हाइड्रोजन एटम का सेकंड एटम, सेकंड ऑर्बिट है, रेडियस निकालनी है। तो आइए निकालें। इससे अच्छा लग रहा है यार लिखने में ना, बचपन की याद आ गई। ये फ्लोरोसेंट कलर होता है, बचपन में से हम व्हाइट बोलते थे, जहां व्हाइट कलर लगाना हो तो वहां लगा देते थे, इसको समझते थे यही व्हाइट है ना। n इज इक्वल टू, वैसे भी अपना तो बहुत
गहरा नाता है ड्राइंग से, बचपन की दुश्मनी। Z इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन आटम। Rn बराबर क्या निकाला है, n स्क्वायर बाई Z एंगस्ट्रॉम। n स्क्वायर 4 हो गया, 2.116 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। सिंपल सा आंसर है। सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी 2.116 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, 2.116 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधे सीधे फॉर्मूले में रखा और कुछ भी नहीं किया है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट में भी मिलेंगे, ये भी समझ लीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे नीट में, ये तो ऐसे ही यूट्यूब का बैच है इसलिए ऐसे कराए जा रहे हैं क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पीवाईक्यूज भी लूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के, बोहर मॉडल पे जो प्रीवियस ईयर्स आए हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन या तो बोहर मॉडल से आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आते हैं बोहर मॉडल से। तो आप देख लीजिए बोहर मॉडल के पीवाईक्यू उठा के, आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, टफ क्वेश्चन आते ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर, आसान ही है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। अभी एक्साइटेड स्टेट एक नई कहानी आ गई। एक्साइटेड स्टेट का क्या फंडा है, आपको इस डायग्राम में मैंने n इज इक्वल टू 1 2 3 4 बना के दिखाए थे। इनका एक और नाम भी है सर, आपने बताया था KLMN, एक और नाम भी है। n बराबर 1 को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, हम नहीं कहते, मतलब बोर ने कहा था ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। n बराबर 2 को बच्चों कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऐसा क्यों कहा गया, इस सब का रीजन आपको नेक्स्ट लेक्चर में जाके पता लग जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n बराबर 3 को कहा गया बच्चों सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसको कहा गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन, ठीक है ना बच्चों। तो अभी क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस है और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2 है, इनकी रेडियस का रेशियो हम लोगों को निकालना है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया है कि जो रेडियस होती है वो n स्क्वायर बाई Z के प्रोपोर्शनल होती है, इसी का यूज करेंगे। R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई Z, या फिर मैं कह सकता हूं R1 बाई R2 बराबर N1 बाई N2 का होल स्क्वायर इंटू Z2 बाई Z1, ठीक है। अब 1 हम किसे मान लेते हैं, हीलियम प्लस को। हीलियम प्लस फर्स्ट ऑर्बिट, N1 हो गया 1, Z1 हो गया 2। सेकंड में किसे मान लिया, लिथियम प्लस 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट किसे कहा था, अभी किसे कहा था, थर्ड ऑर्बिट को कहा था, ठीक है ना। बार बार डायग्राम ना देखने का मन हो तो जो सी एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें 1 जोड़ दो, तो वो वाली ऑर्बिट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट में 1 जोड़ दो, सेकंड ऑर्बिट को कहते हैं। सेकंड एक्साइटेड स्टेट 2 में 1 जोड़ दो, थर्ड को कहते हैं। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड में 1 जोड़ दो, 4 को कहते हैं। तो जो सी भी एक्साइटेड स्टेट है उसमें 1 जोड़ दो, आपको ऑर्बिट पता लग जाएगी कौन सी है। N2 is 3, Z2 is also 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3। उठा के पुट डाउन द वैल्यूज, R1 बाई R2 1/3 का होल स्क्वायर, 3/2 1/9, क्या मैंने सही सॉल्व किया है, 1/3 का होल स्क्वायर 3/2, बिल्कुल सही है एग्जैक्टली। यह आ जाएगा बच्चों निकल के 1/6, 1/6, 1:6 इज द रेशियो, ये निकल आएगा 1/6। ठीक है मेरे बच्चे, आसान सा क्वेश्चन था। सिंपल सिंपल ट्रेंड बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं कर रहे। नीट में है ही नहीं बेटा रॉकेट साइंस, क्योंकि अपना जो पेपर है ना वो T20 मैच की तरह है। अपने को 3 घंटे में रन मारने अधिकतम, और अपने को क्वालिटी से नहीं क्वांटिटी से खेलना है।
अपने नंबर तब आएंगे जब क्वांटिटी अच्छी होगी। भाई 720 में 720 नंबर अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं लोगों के, तो इसका मतलब कि उस एग्जाम के अंदर हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा इधर उधर के टफ क्वेश्चंस नहीं करने हैं जो लोग कर रहे हैं। कई लोग कि लोग क्या करने लगते हैं, टफ क्वेश्चन करने लगते हैं कि अरे इतना इजी तो पेपर में आता ही नहीं। बेटा पेपर में अगर 720 में कोई 720 नंबर ला रहा है, इसका मतलब पेपर टफ नहीं बन रहा है। और ये ट्रेंड बदलने वाला नहीं है डॉक्टर्स का, मतलब नीट का ये ट्रेंड इज नॉट गोना चेंज इन नियर फ्यूचर। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली टू द पैटर्न ऑफ द पेपर। मतलब ये नहीं कि पेपर हमने को पता है, पेपर हमने को पता है कि आसान आएगा, लेकिन नहीं हम तो टफ की तैयारी करेंगे, हम कैसे आसान की तैयारी कर लें। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रेडियस, circumference and diameter of third orbit of lithium+2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया है, ठीक है। lithium+2 है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बच्चों। nth ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है nh/2π। यहां थर्ड ऑर्बिट है मेरे बच्चों, तो n बराबर कितना होगा 3। तो पहला आंसर तो आ गया, लो 3h/2π। सॉल्व हो गया पहला आंसर फटाफट, टिंग टिंग टिडिंग। अब क्या करा, रेडियस निकालो। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट R3 बराबर 0.529 n स्क्वायर बाई z 0.529 इंटू 3 एंगस्ट्रॉम। ये लीजिए रेडियस आ गई। डायमीटर निकाल दो। डायमीटर निकाल दो, d बराबर 2r। और सर्कमफेरेंस निकाल दो। सर्कमफेरेंस क्या होता है बच्चों, व्हाट इज सर्कमफेरेंस बच्चों। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr। r निकाल चुके हैं, ये लो सब आ गया। अब मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, हाँ मल्टीप्लाई कर लेना, फिर बाद में कमेंट में लिखो इंडियन एडिटर मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, मेरी मां अंधी हो गई, मेरे पिताजी अपाहिज है, हमारे घर में कमाई का कोई साधन नहीं है, प्लीज मुझे सेलेक्ट करिए। नेहा करोड़ों को सेलेक्ट कर लेती है, वो मत करना इंडियन आइडल। मैं नीट का प्रतिभागी हूँ, मैं नीट का एस्पिरेंट हूँ, मेरी मैथ बहुत वीक है, मुझे मल्टीप्लाई भी नहीं होता, मल्टीप्लाई भी करके दिखा दो। कर लोगे ना, आसान सा है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.85 नैनोमीटर। एक ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है उसने 0.85 नैनोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है इन दिस ऑर्बिट। क्या निकालनी है, हमें निकालनी है बच्चे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। इस ऑर्बिट में हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकल आए। हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या निकल आए बच्चों, वेलोसिटी निकल आए। तो बेटे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है 2.188 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकंड, यही तो होती है। अब हाइड्रोजन का आइटम है तो अपने को Z तो पता ही है, n कितना होगा वो निकालना है, n कितना होगा वो निकालना है। उसके लिए उसने मेरे को रेडियस दिया, डायरेक्ट नहीं दिया है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट
0.85 नैनोमीटर या फिर 8.5 एंगस्ट्रॉम। 8.5 एंगस्ट्रॉम। एक नैनोमीटर का मतलब होता है बच्चों 10 एंगस्ट्रॉम। भाई 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना? तो यहां से आप रिलेशन निकालोगे डिवाइड करके, तो आपके पास आ जाएगा 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। तो 0.8 नैनोमीटर की जगह क्या लिख दिया मैंने? 0.8 की जगह लिख दिया बच्चों 8.5। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मेरा आर का फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम में तो है। ये तो 1 है। यहां से n स्क्वायर कितना आ गया? 8.5 अपॉन 0.529, यह आ गया 16। n बराबर आ गया 4। इसका मतलब जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं वो कोई ऑर्बिट नहीं, फोर्थ ऑर्बिट है। कौन सी ऑर्बिट है बच्चों? फोर्थ ऑर्बिट है। और अगर ये फोर्थ ऑर्बिट है बच्चों, तो क्या हम फोर्थ ऑर्बिट में वेलोसिटी निकाल सकते हैं? क्या हम फोर्थ ऑर्बिट में वेलोसिटी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो V4 कितना आएगा? Z तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 4। तो V4 कितना आ गया? 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर होगा, जो आपको आंसर चाहिए था ये होगा आंसर। ठीक है। Multiplication of V and R of electron in any orbit is directly proportional to mass of electron, inversely proportional to mass of electron, independent of mass of electron, none of these। सर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों सर? इंडिपेंडेंट ही तो होगा ना सर। देखो ना सर, क्या वेलोसिटी के फॉर्मूले में आ रहा है मास? नहीं आ रहा है सर। रेडियस में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर। तो इंडिपेंडेंट ही लिखना चाहिए ना सर। लेकिन बेटा यहां पर यूज होंगे मदर फॉर्मूले, क्योंकि मास का रोल मदर फॉर्मूले में आता है। मास का रोल किस में आता है बच्चे? मदर फॉर्मूले में। तो हमें Vn इंटू आर एन निकालना ना। 2 पाई के ZE स्क्वायर बाई NH इंटू N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर MKZE स्क्वायर। बाकी दुनियादारी अपनी जगह रही। Vn इंटू आर एन क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होगा। ये देखो, क्योंकि m जो है वो इधर डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, दिख रहा है। बाकी अपने को मल्टीप्लाई करना नहीं, m जो है वो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन आ गया। सर अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा है, और आप तो वैसे भी पढ़ा रहे हो, आपको तो फॉर्मूले वैसे भी याद होते हैं, हमें तो याद ही नहीं होते फॉर्मूले। अभी हमने फ्रेश पढ़ा है तो हमसे याद नहीं हो रहा है। और आप तो जानते हो हम सब गजनी के भाई बहन हैं, थोड़ी देर में भूल जाएंगे, फिर क्या करेंगे सर? तो देखो, किसी भी ऑर्बिट में mvr बराबर NH अपॉन 2 पाई होता है। दूसरा मेथड, अगर ये याद ना है तो ये लगा लेना। तो v इंटू आर क्या होगा? NH अपॉन 2 पाई m। हाँ या ना? क्या पूछ रहा? प्रोडक्ट एंड वी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ v एंड आर। देखो v एंड आर है, लो फिर से वही निकाल दिया, तो भी ऑप्शन आया। जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी तरीका अच्छा लगे वो तरीका यूज कर सकते हैं। मेन फॉर्मूला चाहे मेन फॉर्मूला लगा लीजिए, मेन फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं जुगाड़
जुगाड़ से सॉल्व करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्यारा सा प्रश्न, द रेशियो ऑफ टू बोर ऑर्बिट ऑफ एच एटम इज 4:1, द नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज ऑर्बिट्स विल बी। ये आपका होमवर्क है जो आप करके लाएंगे। सर आप होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस तो करते नहीं हो, सर आप होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस तो करते नहीं हो, दिए चले जा रहे हो होमवर्क। लास्ट क्लास के अंदर जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की अपनी आखिरी क्लास होगी तब अपन मोल प्लस एटॉमिक दोनों के जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन है एक साथ उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप होमवर्क करते रहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपका आंसर क्या है। जो सबसे पहले आंसर करेगा, जो सबसे पहले आंसर करेगा उसका नाम मैं अगली क्लास में लूंगा और उसको उसके कमेंट के साथ बताऊंगा कि उसका आंसर सही है या गलत है, यूट्यूब पर उसी समय जब ये लेक्चर टेलीकास्ट हो रहा होगा तब। नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू, ओह माय गॉड, ये क्या आ गया, R 1/r रूट R 1/रूट R। ये तो सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो गई यार। एंगुलर मोमेंटम तो हमने MVR पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम तो हमने बच्चों MVR पढ़ा था ना, ये था ना MVR। ये तो मामला फंस गया। सर क्यों फंस गया, सिंपल सा क्वेश्चन तो है, MVR बराबर NH/2π, MV बराबर NH/2πr, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तभी ये तो -1 दे गया। क्यों दे गया बेटा, MV एंगुलर मोमेंटम थोड़ा ना होता है, MV एंगुलर मोमेंटम थोड़ा ना होता है, एंगुलर मोमेंटम तो MVR होता है ना। जब तुमने यहां से R हटा दिया तो फिर ये एंगुलर मोमेंटम थोड़ा रहे, तो लीनियर मोमेंटम बन गया, लफड़ा हो गया। फिर कैसे करेंगे सर, सिंपल है, अकल का प्रयोग और कॉन्सेप्टों का एप्लीकेशन। एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है बच्चों MVR और ये होता है बच्चों NH/2π, NH/2π, यही तो होता है। तो मेरे बच्चों MVR बराबर NH/2π जो होता है, इसमें H कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं MVR इज प्रोपोर्शनल टू N, MVR इज प्रोपोर्शनल टू N, इज इट क्लियर? जी सर। R बराबर आपको बताया 0. अभी आपको बताया R इज प्रोपोर्शनल टू N²/Z, इज इट क्लियर? N² इज प्रोपोर्शनल टू Z इंटू R, तो N इज प्रोपोर्शनल टू √Z इंटू R। किसी भी एटम के लिए Z तो कांस्टेंट होगा, किसी भी इसको अपन यहां से और सही कर लेते हैं, किसी भी एटम के लिए Z तो कांस्टेंट होगा। कोई भी एटम होगा उसका Z तो चेंज नहीं होने वाला थ्रू आउट। हाइड्रोजन के एटम की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए भी एटॉमिक नंबर 1 ही रखोगे, सेकंड के लिए भी 1 ही रखोगे, थर्ड के लिए भी 1 ही रखोगे, क्लियर है? तो इसका मतलब N इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, √R, उठा के रख दो। यानी एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू √R, √R। तो आंसर आ गया हमारा सी ऑप्शन, √R, ठीक है ना, √R। क्लियर है मेरी बात? इस R को छेड़ मत देना, गड़बड़ हो जाएगी। इस R को हटाते ही यहां पर एंगुलर मोमेंटम नहीं रहेगा। तो ये R तो एंगुलर मोमेंटम वाला R है, ये केवल सिंबल है, इसको छेड़ना मत, वरना गड़बड़ा जाओगे, क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? एक क्वेश्चन और लेते हैं। इन अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इनिशियल स्टेट 1 टू फाइनल स्टेट 2, द डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2 is found to be 24 times of the first Bohr radius. Then identify the transition. हमें ट्रांजिशन को आइडेंटिफाई करना है। हाइड्रोजन का एटम है, हुआ क्या होगा मैं बता देता हूं क्या हुआ है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझ लो कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है ना। जो इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट 2 में गया है, इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट 2 में गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो फाइनल स्टेट है वो छोटी है, फाइनल स्टेट है जो वो छोटी है, देख रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आ रहा है, बड़ी ऑर्बिट से छोटी एनर्जी में आ रहा है। तो ये इनिशियल स्टेट 1 है, ये फाइनल स्टेट 2 है। ये 1 की एनर्जी है R1, ये 2 की एनर्जी है R2, ठीक है। कह रहा है R1 माइनस R2 जो है, R1 बट ऑब्वियस से ज्यादा होगी R2, 24 टाइम्स फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। हाइड्रोजन एटम के अंदर ट्रांजिशन चल रहा है, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट बोर ऑर्बिट की आपको क्या बताई थी मैंने रेडियस? 0.529, 0.529, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है वो कि 0.529 24 टाइम्स 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आ रहा है R2 माइनस R1। हमसे पूछा ट्रांजिशन कौन सा है, R1 की जगह रख दूंगा 0.529 N1 स्क्वायर बाई Z N2 स्क्वायर बाई Z 24 इंटू 0.529, ये कैंसिल होगा और Z1 है क्योंकि हाइड्रोजन का आइटम है, तो N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24। N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 केवल और केवल एक ही सिचुएशन में हो सकता है, जब N1 हो जाए 5 और N2 हो जाए 1। रख के देख लो, हिट एंड ट्रायल से रख के देख लो। N1 स्क्वायर में, क्योंकि हमारे पास और कोई इक्वेशन तो है ही नहीं, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व करने का एक ही तरीका हिट एंड ट्रायल है ना, हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल से आप देखेंगे 5:1 अपना आंसर आ जाएगा, तो वो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बोहर मॉडल के ऊपर, जिसमें आपने डिस्टेंस और रेडियस का यूज किया है। अभी तक अपन ने रेडियस की बात करी है और वेलोसिटी की बात करी है। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पर रोकते हैं। कल के लेक्चर में आपसे बात करूंगा रिगार्डिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, ठीक है ना, रिगार्डिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। तो कल के लेक्चर में हम बोहर मॉडल को और पूरा करेंगे और एनर्जी के बारे में कुछ और अच्छी बातें समझेंगे। और कल का लेक्चर जो होगा उससे आपको स्पेक्ट्रम के बारे में एक पिक्चर क्लियर होगी, स्पेक्ट्रम आपको विजुअलाइज होना शुरू होगा, जो हमारा उससे अगले लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। मेहनत करें, पढ़ते रहें, है ना, अपनी तैयारी के रास्ते पर एक एक कदम करके आगे बढ़ते रहें और जिंदगी में अच्छा करते रहें। थैंक यू वेरी मच।